हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो पॉलिटी की घटना चक्र का ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, जिसमें संविधान सभा की प्रमुख समितियों से हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो ये टॉपिक फ्रेंड्स, हमने एक टारगेट रखा है कि हम 7 डेज में ये जो पॉलिटी की घटना चक्र है उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक अपनी संविधान सभा की प्रमुख समितियों से। अगर हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में बात करें तो पहले नोट्स देखते हैं कि नोट्स में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। तो संविधान सभा ताकि अपना हर कार्य पूरी तरीके से अच्छे से कर पाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, समिति का गठन किया था। और प्रमुख समितियाँ जो थी वो एवं उनके अध्यक्ष का जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार से है। तो हम देखें तो संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद बात करते हैं अगला, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। तो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति थी, बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार के लिए उप समिति जो बनाई गई थी, उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेवी कृपलानी थे। इसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति जो बनाई गई, एचसी मुखर्जी थे उसके। हमें ये चीज़ों का अंतर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन अगर हम उप समिति की बात कर रहे हैं, मूल अधिकार उप समिति की, तो उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। और अगर हम बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक उप समिति की, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो एचसी मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। तो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई थे। नेक्स्ट अगर हम चले, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी जो उप समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ए बी ठक्कर थे। इसके बाद अगला चले, संघीय शक्तियों संबंधी समिति। तो संघीय शक्ति मतलब जो भी था वो कौन थे? अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संबंधी संविधान समिति जो बनाई गई थी, तो प्रांत के लिए जो संविधान समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के जो थे वो कौन थे? के एम मुंशी थे। संबंधी समिति, और अगर हम बात करें सदन समिति के जो अध्यक्ष थे, तो सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद अगला पॉइंट देखें अगर, तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी जो समिति थी, तो संविधान सभा की जो फंक्शंस संबंधी जो समिति थी, कार्यकरण संबंधी समिति जो थी उसके अध्यक्ष जीवी मावलांकर थे। अगला पॉइंट देखें कि अगर राज्यों संबंधी समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, तो राज्यों संबंधी समिति किसके अधीन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वित्त एवं स्टाफ समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रत्यय पत्र संबंधी या क्रेडेंशियल समिति की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कर रहे थे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आगे चलकर हम जो देखें, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के हमने पढ़ा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्लाह, बीएल मित्र और डीपी खेतान शामिल थे। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर। कुल कितने सदस्य? तो कुल 7 सदस्य। कौन कौन थे? तो पहले गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्लाह, वीएल मित्र और डीपी खेतान। तो ये कुल 7 लोग जो थे वो प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। बाद में अगर बात करें तो इनमें बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो बीएल मित्र के स्थान पर किसको शामिल किया गया था? एन माधव राव को शामिल किया गया था। और डीपी खेतान की जगह पे किसको शामिल किया गया था? टीटी कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने, तो ये जो झंडा समिति थी इसका गठन कब किया गया था? तो जो ये तदर्थ झंडा समिति थी इसका जो गठन किया गया था 23 जून 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अन्य सदस्य कौन थे तदर्थ झंडा समिति के? तो अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, श्री गोपालचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगर हम बात करें तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष, तो पहली तो चीज यही है कि संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को इसका गठन किया। उसके बाद अगर हम अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अन्य सदस्य में अगर देखें तो अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
अब आ जाते हैं हम अपने प्रश्न कोश में, तो जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। कभी भी संघ से संबंधित कोई भी बात आएगी, हमें आंख मूंद कर बस इतना याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बनाया गया है एक्सप्लेनेशन, उसमें देखें तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगर हम बात करें तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसको बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और कार्य संचालन जो समिति थी वो किसकी अध्यक्षता में थी, तो के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की प्रांतीय, हमने अभी पढ़ा, प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर देखें, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगले प्रश्न की ओर देखें तो सेम वही प्रश्न रिपीट हुआ है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो इसमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सही उत्तर मिलाना है। तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो मौलिक अधिकार से हमने पढ़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो कार्य संचालन के इससे पहले तो हम ये देख लेते हैं संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। और कार्य संचालन समिति के कौन थे, तो कार्य संचालन के कौन थे, के.एम. मुंशी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने पढ़ा था उप समिति के नाम चेंज हुए थे, बदले थे, लेकिन अगर हम संयुक्त रूप से मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो किनका नाम आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे, तो हम बात कर रहे हैं उप समिति के जो अध्यक्ष थे। अगर मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति की बात कर रहे हैं तो एच.सी. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो कौन जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो अगर हम जानते हैं कि प्रारूप समिति के अगर सदस्य की बात कर रहे हैं, एल गोपाल स्वामी अयंगर बिल्कुल थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला और तीसरा, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है ये, तो सी ऑप्शन इसके साथ सही होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो पांडुलेखन समिति का, संविधान पांडुलेखन समिति का जो कौन सदस्य नहीं था, तो कौन सदस्य नहीं था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सदस्य नहीं थे पांडुलेखन समिति के। इसके बाद अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो उन्होंने ये जो गठन था ये कब किया था, तो जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष अभी हमने देखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो झंडा समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। एक्सप्लेनेशन देखें कि भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे झंडा समिति में, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। तो अगर हम बात करें दो झंडा समितियों की, तो जो झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित की गई थी, उसमें कुल कितने, उसके अगर हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और शेष 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.वी. केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद बात करते हैं एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तथा अन्य सदस्य कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा झंडा समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प जो होगा वो कौन सा है, बी होगा, मतलब कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। आचार्य जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। तो आचार्य जेबी कृपलानी जो है वो किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं रहे, ये एक एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है।
नेक्स्ट टॉपिक हम जो देख रहे हैं वो संविधान का स्रोत है। इसके पहले समिति पढ़ा था हमने, उसको नोट्स भी देखे उसके, और हमने सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। अब हम बात करते हैं संविधान का स्रोत के बारे में जो नोट्स में दिया गया है। तो अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हमें पता है कि भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति विधि का शासन। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम, विधि का शासन। तो विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, तो विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध किए गए हैं। तो ये सब कुछ किससे लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी जो लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो भी कौन से संविधान से, अमेरिका संविधान से। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति का पद, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो ये सभी चीज़ें, चाहे अगर हमको उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध जो हैं, ये सभी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं आयरलैंड के संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है, जिसे हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से। लेकिन जो राष्ट्रपति का पद है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। अब इसके बाद बात करें तो सॉरी, मैंने राष्ट्रपति बोला, वहां पे उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। उस राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं, तो जो ये नामांकन के थ्रू राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामांकित किया जाता है, ये चीज पद्धति भी हमने कहां से अपनाई है, तो आयरलैंड के संविधान से अपनाई है। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या चीजों को लिया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो है, तो ये उच्चतम न्यायालय का जो है परामर्शीय न्याय निर्णयन, ये भी हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि, ये सब चीजें हमने कहां से ली है, तो कनाडा के संविधान से ली है। इसके बाद बात करें अगर हम चले तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सभी चीजें हमने कहां से ली है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। जापान से हमने क्या ग्रहण किया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये चीज हमने कहां से देखी है, तो हमने देखी है ये दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन अगर प्रश्न उठाए कि राज्यसभा के सदस्य को नामांकित करने की चीज हमने कहां से सीखी है, तो आयरलैंड के संविधान से सीखी है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो ये आदर्श दिए गए हैं, ये हमने कहां से सीखा है, तो हमने ये सोवियत संघ से लिया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकाल शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि कहां से, कौन से देश से हमने क्या क्या चीजों को ग्रहण किया है अपने संविधान में, कहां कौन से संविधान से हमने क्या चीजें ली हैं। अब हम प्रश्न कोश देखते हैं कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार, तो सबसे पहले उद्देशिका का विचार जो है वो हमने कहां से लिया, तो हमने लिया है ये यूएसए के संविधान से लिया है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगले प्रश्न की ओर देखें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म, संविधान, तो जो सबसे सर्वोच्च है वो क्या है, संविधान है। एक्सप्लेनेशन अगर देखें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का क्या करती है, निर्धारण करती है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चले, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो कौन से देश से ली गई है, तो अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है, तो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यथा है वो कहाँ, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल भारत में है, केवल यूके में है। तो ये हमने तो यूएसए से ली है और भारत में भी ले ली गई है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, भारत और यूएसए में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है। तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में क्या पाया जाता है, एक ही नागरिकता, गलत है। संविधान की 3 सूचियां, ये भी क्या है, गलत है। न्यायपालिका की द्वैधता, ये भी गलत है। तो क्या जो है, जो लक्षण जो है वो भारतीय परिसंघ में भी पाया जाता है, अमेरिका भी परिसंघ में पाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो अगर हम बात करें तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो की गई है वो भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों के समान लक्षण है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं तो हम देखें भारत की संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो हमने अभी पढ़ा है कि ये किससे संबंधित है, कनाडा से संबंधित है। और इस अगला प्रश्न देखें, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। सेम फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो किससे आधारित है, किस पर आधारित है, तो ये कनाडा देश पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों की संघ संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो जो राज्यों की संघ संकल्पना है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से क्या किया गया है, संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो किससे, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से क्या किया गया है, इस संकल्पना को प्राप्त किया गया है। एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है, जिसे हम कनाडा भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के खंड 1 के अनुसार भारत राज्यों का क्या है, संघ है। तो इस तरीके से हमने देखा। अभी अगला क्वेश्चन देखें, भारत में के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो ये समवर्ती सूची जो है वो किसकी देन है, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये किसकी देन है, ऑस्ट्रेलिया की देन है। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें, सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो कहां से ग्रहण किया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको ग्रहण किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की गई है, तो कहां से की गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। रिपीटेड क्वेश्चन। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो कौन से देश के संविधान पर, आयरलैंड के संविधान पर क्या है, आधारित है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वही प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो किसका योगदान है, तो आयरलैंड का योगदान है। इसके बाद भारत राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो हमने पढ़ा था कि ये जो नामांकन जो होता है राज्यसभा में सीट, जो नामांकन के थ्रू लोगों का चयन किया जाता है वो प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। तो अगर ये प्रतिभा अनुभव के द्वारा होता है तो ये नामांकन प्रणाली का किसके द्वारा ली गई है, कौन से देश से लिया गया है, तो ये आयरिश गणतंत्र के द्वारा लिया गया है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश आइलैंड गणतंत्र से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें जोड़ी बनानी है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। अगर हम देख तो शासन की संसदीय प्रणाली जो ली गई है ये कहाँ से ली गई है, यूके से ली गई है। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो हमें इसमें भी सही जोड़ी देखनी है कि सही कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल्कुल सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कनाडा से ली गई हैं। कि कनाडा में कहा गया कि जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र में निहित होंगी। तो ये बात कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में नहीं, कनाडा के संविधान में कही गई है। आपातकालीन शक्तियां कहाँ है, जर्मनी में। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन जो सी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम पढ़ें तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, विशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या की गई है, ग्रहण किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें अगर हम, तो जोड़ी मिलान का ही है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिकी अधिकार पत्र। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, तो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ये जो है ये ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध की बात जो है हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, जोड़ी मिलानी है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो विधि का शासन जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, अभी हमने देखा था। तो विधि का शासन हमने कहाँ से, यूके से लिया है। इसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक को क्या करना, सुरक्षित रखना, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, तो कौन से संविधान से, कनाडा के संविधान से। इसके बाद विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची हमने कितनी बहुत बारी पढ़ा है कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद अगर हम मूल अधिकार की बात कर रहे हैं तो हमें पता है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो संघ को अधिक शक्तिशाली कौन बनाता है? तो ये जो है ये कनाडा का संविधान से हमने ये चीज़ों को क्या किया है? लिया है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं? तो हमें पता है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग में नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखें तो कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या कथन और कारण सही है? तो कथन तो सही है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, लेकिन कारण क्या ये है क्योंकि इसका अध्याय जो है अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो कारण बिल्कुल ही गलत है। तो हम इसका अगर उत्तर चुनेंगे तो क्या चुनेंगे कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है? तो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? तो सेम वही चीज़ वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए मौलिक अधिकारों की अवधारणा, सेम वही प्रश्न है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करें नेक्स्ट है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो जो लिखित संविधान का प्रारंभ है वो कौन से देश से हुआ है? अमेरिका से हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद जो हैं वो क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स आई नो ये लेक्चर थोड़े लंबे हो जाते हैं पढ़ने के हिसाब से, लेकिन क्योंकि हमें ये सेशन जल्दी कंप्लीट करना है, हफ्ते भर में हमें घटना चक्र को पूरा रिवाइज कर लेना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एटलीस्ट उनको कई पेजेस को पार्ट्स में डिवाइड करना है और 50 पेजेस को 25 पेजेस को हम लेके चल रहे हैं, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू पढ़ें क्योंकि इससे रिवीजन बहुत अच्छे से आपका हो सकता है। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमने अभी तक जो भी कोई हमारे भारतीय संविधान में जो चीज़ें जिस भी बाहर की संविधान से ली गई थी हमने उनको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। तो नोट्स में दिया गया है कि भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया था। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितने 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और संबंधी विषय इस प्रकार से हैं। तो अभी हम बात करते हैं भाग 1 में। तो भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 क्या क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। और भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं। अगर हम भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है। भाग 9 क में नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है। तो भाग 9 में क्या दिया गया है? पंचायतों के बारे में। भाग 9 क में नगर पालिका। 9 ख में सहकारी समिति के बारे में दिया गया है। भाग 9 ख में सहकारी समिति के बारे में दिया गया है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। तो भाग 11 में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। तो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद जो है भाग 12 में दिया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो ये चीज़ें जो दी गई हैं वो किस में दी गई हैं? भाग 13 में दी गई हैं। इसके बाद भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं वो भाग 14 में दी गई है। और 14 का में ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है, अधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 में क्या बताया गया? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इस तरीके से कुल कितने जो भाग हैं? 22 भाग हैं। और हमने देखा कि हर भाग में हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब इसी के साथ हम प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्नों को में चले अगर तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधानों को कितने भागों में? 22 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है।
अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें देखना है नागरिकता संविधान का भाग 2 और मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 ए दिया हुआ है, जबकि हमें पता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क में जोड़ा गया था। इसके बाद हम बात करें तो राज्य संविधान का भाग 6 बिल्कुल सही है। तो जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है? ये ऑप्शन जो है वो गलत है। एक्सप्लेनेशन अभी देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत किया गया है, अन्य 3 युग में जो है वो सही सम्मिलित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना? तो हमने देखा था कि भाग 9 में पंचायतों के बारे में बोला गया था, तो भाग 9 में ये बताया गया है कि 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, या पंचायत संबंधी जो प्रावधान है वो भाग 9 में दिए गए हैं। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है, मतलब अधिक नहीं है। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो कौन सा भाग है जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो हमने पढ़ा था कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है वो भाग 11 में दिया गया है। लेकिन अध्याय की बात अगर हम करें तो भाग 11 का अगर हम बात करें 245 से 255 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अध्याय 1 में जो है वो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। और अगर हम अध्याय 2 की बात करते हैं, भाग 11 के अध्याय 2 की, तो उसमें प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न किसके बारे में पूछा है? विधायी संबंध के बारे में। तो विधायी संबंध के बारे में कौन से अध्याय में दिया गया है? हमें तो ये पता है कि भाग 11 सही है, लेकिन अध्याय नहीं पता। तो अध्याय 1 में जो है वो विधायी संबंध के बारे में बताया गया है और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 मतलब अनुच्छेद 245 से 55 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का जो अध्याय 2 है जो अनुच्छेद 256 से 263 है वो प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बात चले तो ये कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है उपाधियों का अंत। और तो अगर हम ये बात करें कि उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत किसके तहत किया गया है? तो उपाधियों का जो अंत है वो किसके तहत किया गया है? मौलिक अधिकार के तहत किया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो राज्य के नीति निर्देशक के तहत किया गया है। इसके बाद इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो ये क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस क्या होंगे? सही होंगे। तो अभी अगर हम ये देखें तो अभी इसका अगर एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में चीजें हमें समझ में आएंगी कि एक मिनट, एक्सप्लेनेशन तो इसमें है नहीं। उपाधियों का अंत जो है वो मौलिक अधिकार के तहत किया गया है। ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि भाई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो है उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसका जो सही मिलान था वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो संविधान का दूसरा भाग जो है वो मौलिक अधिकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाग 3 है जो वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का भाग तीसरा नागरिकता नहीं, यहाँ मौलिक अधिकार होना चाहिए था, और दूसरे भाग में क्या होना चाहिए था? यहाँ दूसरे भाग में नागरिकता होनी चाहिए थी। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये गलत है, भाग 4 होगा। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है वो कौन सा है? तो संविधान का 4 का जो भाग है ये किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो इसीलिए सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो हमको इसमें देखना है कि कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 में बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं जो है भाग 9 क में है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन जो है भाग 15 में बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र जो दिया है वो भाग 7 में। हमने पढ़ा था कि भाग 7 जो भाग 7 है वो क्या हो गया? निर्सित हो चुका है, अभी है ही नहीं, रिपील हो गया है। तो संघ राष्ट्रीय क्षेत्र जो दिया हुआ है इसमें क्या है? बिल्कुल गलत है। अब हम चलते हैं इसका सही सुमेलित देखें अगर, तो ये अगर हम बात कर रहे थे किसकी? संघ राज्य क्षेत्र की, तो ये कौन से यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो ये भाग 8 में दिया हुआ है, ना कि 7 में। तो अभी संविधान का भाग 7 जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा क्या कर दिया गया है? निर्सित कर दिया गया, मतलब भाग 7 जैसा कुछ है नहीं, उसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो इसमें हमें मिलान करना है। तो अगर हम बात करें भाग 9 की, तो भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 4 क की बात करें तो मौलिक कर्तव्य है, और भाग 9 क की बात करें तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही मैच नहीं हुआ है। तो पंचायत भाग 9 बिल्कुल सही है, नगर पालिका भाग 9 क में है बिल्कुल सही है, सरकारी समितियां भाग 9 ख में बिल्कुल सही है। ये जो अधिकरण दिया है इसमें भाग 10 नहीं, भाग 10 क में होना चाहिए था, पार्ट 10 ए में होना चाहिए था। तो अधिकरण वाला जो ये ऑप्शन है वो क्या है, ये गलत सुमेलित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही है कि भाग 9 के अंतर्गत क्या किया गया है, भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों का क्या किया गया है, व्यवस्था की गई है। और अगर हम बात करें तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया है, और भाग 9 का में क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो सहकारी भाग 9 खा जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। और जो जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है संबंधी प्रावधान है, और भाग 14 का के अधिकरणों की व्यवस्था है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो भाग 14 का जो है उसमें अधिकरणों की ट्रिब्यूनल की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये क्या है था, अधिकरण, सॉरी यहाँ पे भाग जो है वो भाग 14 का हो जाता। तो अधिकरणों की जो व्यवस्था की गई है वो कौन से पार्ट 14 ए में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए, तो कौन से भाग में, तो भाग 9 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कौन सा भाग है, भाग 9 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें हमें मैच करना है। तो मौलिक अधिकार कहाँ है, तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो कौन से भाग में दिया गया है, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस में दिया गया है, भाग 4 क में दिया गया है। संघ कौन से भाग में, भाग 5 में दिया गया है। और आपात उपबंध कौन से भाग में दिया गया है, भाग 18 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, भारत और महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी राज्य जो दिया है भाग 6 में दिया गया है, मूल कर्तव्य भाग 4 क में। तो इसमें जो सही नहीं है हमें उस पर देखना है। तो जो सही ऑप्शन नहीं है वो कौन सा नहीं है, भारत का महान्यायवादी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन चलते हैं हम देखने, अगला क्वेश्चन देखने चलते हैं। तो उसके पहले देख लेते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी है ये भाग 5 में दिया गया है। संघ में ही भारत का महान्यायवादी में हम अनुच्छेद 76 के अधीन ये भारत का महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान पढ़ते हैं। और भाग जो ये 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी क्या है, उपबंध दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखें तो संविधान का भाग 15 जो है, और यहाँ पे अलग क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 17 में क्या है, और अगर बात करें 18 में क्या है। तो इन चीज़ों का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सीधे से अगर हम देखें तो संविधान के भाग 15 में क्या है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान। संविधान के भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 में क्या है, राजभाषा से संबंधित उपबंध। और संविधान का भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वो किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से जो भाग 16 जो है हमारा वो क्या है, संबंधित है। इसके बाद अब हमने ये सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, अब हम बात करते हैं संविधान में अनुच्छेद के बारे में। तो अगर हम इस टॉपिक में देखें तो नोट्स पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 26 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद 468 आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। तो अगर मतलब हम बात कर रहे हैं कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो अगर हम बात करें कि क्रमांक की दृष्टि से मतलब 1 2 3 4 अगर नंबर वाइज हम देखते हैं तो अभी भी हमारे यहाँ 395 आर्टिकल्स ही हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही संविधान में बन गया तो बस बन गया। संविधान में समय समय पर क्या हुआ है, संशोधन हुआ है और बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। तो अगर हम देखें कि अभी फिलहाल अगर गणना की दृष्टि से देखें तो 468 जो है वो अनुच्छेद हैं, लेकिन क्रमांक की दृष्टि से क्या है, अभी भी 395 क्या है, अनुच्छेद हैं। तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या बढ़कर क्या हो गई है, 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए हैं, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, 12 हो गई है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 2 में। इसके बाद नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। विधि के समक्ष समता के बारे में कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कहाँ बताया गया है, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 36 में क्या अनुच्छेद 36 से 51 नीति के निर्देशक तत्व बताए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ बताई गई है,
तो निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो कहाँ बताई गई है, अनुच्छेद 39A में बताई गई है। और ग्राम पंचायतों का संगठन कहाँ बताया गया है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन नीति निदेशक तत्व में ही अनुच्छेद 40 में बताया गया है। इसके बाद काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो ये भी नीति निदेशक तत्व के तहत ही अनुच्छेद 41 में है। अभी हमने देखा है फ्रेंड्स कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। अब बात करते हैं कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है, अनुच्छेद 42 में कही गई है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में बताया गया है तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथककरण है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान है। अगर बात करें अनुच्छेद 75 की, तो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 75 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बात की गई है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 76 में, तो भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं कि उन्हें राष्ट्रपति को क्या देना है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में। इसके बाद राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति, ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, तो अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 खंड 1 क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है जो अनुच्छेद 110 एक क में उल्लेखित है कि किससे संबंधित, तो कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला जो विधेयक होता है, तो ये बात की जा रही है कि ये सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश से मनी बिल के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। तो अनुच्छेद 119 में क्या है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कौन से आर्टिकल में है, 119। अनुच्छेद 121 में क्या है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का क्या है, उल्लेख है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 123 में, तो इसमें क्या है कि जो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है राष्ट्रपति अगर उस टाइम पे संसद जो है वो कार्य में नहीं है या वो विश्रांतित है, तो इसके बाद विश्रांति है काल में है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में अनुच्छेद 131 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। और राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होगा, तो अनुच्छेद 215 में कहा गया कि उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय जो है वो कैसा न्यायालय होगा, अभिलेखीय न्यायालय है। इसके बाद अनुच्छेद 222 की बात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण जो है वो कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 222 में। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो है उच्च न्यायालय की क्या दी गई है, शक्ति 227 में। अनुच्छेद 245 में दिया गया है संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, मतलब यहाँ पे विधायी शक्तियों का क्या किया गया है, वितरण किया गया है 245 में। इसके बाद वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 और संघ लोक सेवा आयोग कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 318 किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित।
नेक्स्ट अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं। 323 और ए में क्या दिया गया है, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 332 तो राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 332। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। तो अभी जो भी घटना चक्र में प्रमुख अनुच्छेद हैं हम उन्हें एक दृष्टि में देखेंगे, एक नज़र देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है अनुच्छेद 1 में हमें क्या मिलता है, क्या प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र और राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 का संबंध क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में क्या परिवर्तन। इसके बाद अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, तो ये नागरिकता कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 5 में। फिर इसके बाद बात करें अनुच्छेद 14 तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 14 में है। इसके बाद अनुच्छेद 15 में क्या, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये चीजें, विभेद का प्रतिषेध इन आधारों पर कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 15 में। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16 में तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता हमें अनुच्छेद 16 में मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 की तो वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे राइट टू एक्सप्रेशन, आप मतलब अपनी बातें खुलकर कह सकते हो, ये अनुच्छेद 19 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में आपको क्या दिया गया है, संरक्षण। इसके बाद अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। राइट टू लाइफ का जो आपको दिया गया है, ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 21। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 21 का में तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 21 का में। और इसके बाद अनुच्छेद 22 की बात करें कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 में है। इसके बाद अगला अनुच्छेद देखें, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो ये अनुच्छेद 24 में है। तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 देखें, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 39 क में सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 40 में हमने अभी पढ़ा है नोट्स में कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का क्या दिया गया है, अधिकार। अनुच्छेद 43 ख में क्या दिया गया है, सहकारी समितियों का संवर्धन दिया गया है। और 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 की, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 45 में। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 48A में या अनुच्छेद 48 का में। इसके बाद अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 की बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 का के बारे में। तो अनुच्छेद 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो अनुच्छेद 57 में क्या दिया गया है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता दी गई है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इसके बाद अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 61 में बताया गया है। इसके बाद अगला अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 66 देखें, आर्टिकल 66 देखें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 70 की बात करें तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। तो कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 70 में। इसके बाद अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 में या आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी अगर किसी को दंड है तो उसे क्षमा कर सकता है या दंडादेश को निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है या क्या कर सकता है, लघुकरण की। ये किसकी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इसके बाद अनुच्छेद 73 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो अनुच्छेद 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद 74 में क्या बात है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 74 में। इसके बाद अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 75 में दिया गया। इसके बाद अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगर हम आर्टिकल 79 की बात करें तो संसद के गठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 79 में अगर हम देखें तो संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में देखें तो राज्यसभा की संरचना, 81 में देखें तो लोकसभा की संरचना। तो हमें ये याद रखना है कि अगर 79 आर्टिकल की बात आ रही है तो संसद के गठन का प्रावधान है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में। इसके बाद 83 में देखें तो राज्यसभा एक क्या है, स्थायी सदन है। ये हमें कहाँ प्रावधान देखने को मिलता है, अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। तो अनुच्छेद 84 में क्या है कि संसद की सदस्यता के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या अर्हता होगी, ये हमें कहाँ जाने को मिलता है, अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात अगर हमें जाननी है तो ये प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 85 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 100 में क्या दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपनी निर्णायक मत का प्रयोग। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर जो होंगे, वो अपने निर्णायक मत का क्या कर सकते हैं, अगर पक्ष और विपक्ष के मत अगर बराबर हो गया है, टाई हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीकर होंगे वो अपना एक निर्णायक मत दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 108 के बारे में। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान दिया गया वो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, मनी बिल के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 109 में दिया गया। 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो बजट होता है, ये बजट के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 117 की बात करें तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध बताया गया है। तो 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 आर्टिकल की बात करें तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ये प्रावधान हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 122 में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 123 के में। तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की, तो मतलब जब संसद जो है वो अभी मतलब सत्रावसान हो गया या विघटन हो चुका है, तो ऐसी जब संसद अपने सत्र में ना हो तो ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और नए नियम कानून क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 123 में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। तो अनुच्छेद 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें 124 में तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप में क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है। कहाँ बताया गया है, 129 आर्टिकल में बताया गया है। अनुच्छेद 137 आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 137 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति। तो पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ बताया गया है उच्चतम न्यायालय की, तो अनुच्छेद 137 में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 143 की, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति कौन से आर्टिकल में, 143 आर्टिकल में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 148 में दिया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है और 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो जो हमने अनुच्छेद 72 में देखा था, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की शक्ति देखी थी, वो हम राज्यपाल की शक्ति कहाँ देख रहे हैं, आर्टिकल 161 में देख रहे हैं। इसके बाद अनुच्छेद 162 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका
शक्ति का विस्तार। तो अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। 164 एक में देखें, खंड 1 में, तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 164 में बताया गया है। 165 में, आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान है। और इसके बाद बात करें तो 169 में राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन एवं सृजन। तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 169 में बताया गया है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन कि किस तरीके से विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है या वो बनाया जा सकता है। तो कौन से आर्टिकल में? तो विधान परिषद के बारे में प्रावधान आर्टिकल 169 में दिया गया है। अनुच्छेद 174 आर्टिकल 174 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रवासन करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। तो ये कहाँ दिया गया है? ये अनुच्छेद 174 में दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना और विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 174 में है। अब चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल 200 को। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 200 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 201 देखें तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो है वो कहाँ है? अनुच्छेद 201। फिर इसके बाद अनुच्छेद 213 की बात करें तो इसमें जो प्रावधान है वो है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो हमने जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वो 123 में देखा था, और राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 213 में है। इसके बाद अनुच्छेद 214 देखें, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। इसके बाद अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन, 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। तो ये सभी 214 से हम देख रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है? तो ये उच्च न्यायालय के बारे में बात हो रही है। अभी हमने देखा आर्टिकल 217 में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें कौन से आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद 217 में बताया गया। इसके बाद अनुच्छेद 219 देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 219 में बताया गया है इसका प्रावधान। उसके बाद अनुच्छेद 226 में क्या प्रावधान दिया गया है? तो उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। इसके बाद अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक से राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कौन से आर्टिकल में यह प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो हमें यह याद रखना है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 239 में दिया गया है। इसके बाद अगला आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 239 ए में या अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 241 की तो 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 241 में। और अगर बात करें 243 क में तो 243 क में किसके बारे में प्रावधान है? ग्राम सभा के बारे में। 243 ख में पंचायतों का गठन है। 243 ग में पंचायतों की संरचना है। इसके बाद 243 घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण है। तो और 243 झ में अगर हम बात करें तो पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का क्या है? प्रावधान है। तो पंचायतों के लिए वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 243 झ में दिया गया है। अब इसके बाद 243 ट में क्या है? पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। 243 य क में क्या है? नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन दिया गया है। और 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति और 243 य झ में सहकारी समितियों का क्या है? निगमन है। और इसके बाद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो राज्य की सूची में भी संसद कभी चाहे तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो क्या बना सकती है? विधि बना सकती है राज्य सूची से संबंध में भी, राज्य सूची के संबंध में भी। तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 249 में है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 253 के बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो कौन से आर्टिकल में है? 243। अनुच्छेद 262 की बात करें तो अंतर्राज्यिक नदी या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन कौन से आर्टिकल में है? 262 में है। 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। कौन से आर्टिकल में? 263। आर्टिकल 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो आर्टिकल 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे के बारे में क्या दिया गया है? प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद अगर हम बात करें तो 267 में 267 आर्टिकल में भारत की आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड के बारे में जो हमें बात प्रावधान दिया है। कौन से आर्टिकल में? 267। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कौन से आर्टिकल में? 300 ए में दिया गया है। इसके बाद 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं के
बारे में, 315 की बात करें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, और 324 की बात करें तो निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में क्या होना, निहित होना, अनुच्छेद 324 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना, तो ये कहाँ बताया गया है, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जो बताया गया है, ये अनुच्छेद 326 में। इसके बाद 330 में बताया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 330 में। और 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, ये जो एंग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान था, इसको क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। नेक्स्ट अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, तो राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण कहाँ बताया गया, 332 आर्टिकल में। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, तो ये अनुच्छेद अगर हम राज्यों की बात करें तो 333 में, लेकिन इसे भी क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग कहाँ, 338 ख में। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 की बात करें तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। 344 में राजभाषा आयोग के बारे में दिया गया है। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं कहाँ बताया गया है, 350 क में। अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी, तो 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी कहाँ बताया गया, 350 ख में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, ये अनुच्छेद 352 में। 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, तो ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 356 में। 360 में वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 360 में। और 368 में क्या है, संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और क्या है, प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके आगे देखें तो अब हमारा प्रश्न आ चुका है, अब हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो ऑप्शन है 300 अनुच्छेद है, 350 अनुच्छेद है, 500 अनुच्छेद है या 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर हम रियल में देखते हैं तो अभी कितने हो गए थे, 468 अनुच्छेद हो गए हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा 400 से अधिक अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 468 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर कितनी हो गई है, 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, 12 हो गई है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के आरंभ में 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो अभी वर्तमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कि 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन यहाँ पे 468 अनुच्छेद ऑप्शन नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें भी कोई आंसर नहीं है क्योंकि इसमें दिया नहीं है, सब में 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां होनी चाहिए थे, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो मूल भारतीय संविधान की बात कर रहा है, तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 305 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां क्या हैं, शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब हम देखते हैं कि कौन से प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो नए राज्यों का गठन, तो नए राज्यों का गठन हमें कहाँ मिलता है, तो नए राज्यों का गठन हमें जो मिलता है ये कहाँ मिलता है, तो अगर हम देखें तो ये नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। इसके बाद नागरिकता का प्रावधान हमें कहाँ मिलता है, तो भारतीय संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हमें कहाँ पता चलती है, तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए और पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 14 का में हमें ये प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 117 के अधीन आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 खंड 1 में के उपखंड क से च में उल्लेखित कर संविधान प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो हमें ये एक्सप्लेनेशन देखा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 117 में आता है। एक्सप्लेनेशन देखें कि संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन के लिए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की क्या की गई है? शक्ति दी गई है। तो इसमें सभी आर्टिकल्स को क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 117 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान किया गया है वो कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 312 के तहत जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। अगर हम ये ऑप्शन देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु क्या कर सकती है? उपबंध कर सकती है। तो हमें ये जानना है कि अखिल भारतीय सेवाओं को जो शुरू होता है, जो विधेयक शुरू होता है वो कहाँ से होता है? तो राज्यसभा में। तो राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत में समर्थित संकल्प अगर ये घोषित पारित कर देते हैं तो इसके बाद क्या होता है? अखिल भारतीय सेवाओं को क्या किया जा सकता है? सृजन पद जो है वो सृजन किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? तो देखिए अगर हम तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 दिया गया है, गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 सही है। संघीय लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 332 दिया गया है और महाधिवक्ता का पद जो है वो 351 दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? भारत का निर्वाचन आयोग जो ऑप्शन है वो क्या है? सही है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। अगर महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 165 में दिया गया है। और इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें के बारे में विनियम दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39A में दिया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, 44 में समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो ये जो डी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये अनुच्छेद 50 में बताया गया है और अनुच्छेद 48 में पशुपालन संबंधी चीजों के बारे में बताया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 में किसके बारे में प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 124 में जो दिया गया है वो क्या है? संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, उच्चतम न्यायपालिका के बारे में। अनुच्छेद 5 जो है वो किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है वो किससे संबंधित है? तो आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से। और जो अनुच्छेद 245 है वो किससे संबंधित है? विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है। इसके बाद अगला देखें अगर हम, तो इसमें कौन सा, ये जो ए ऑप्शन है वो क्या है? सही होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन है कि हमें इसमें क्या करना है? जोड़ी मिलान करना है। तो अगर हम ये देखें तो आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो नीति निदेशक तत्व से। अनुच्छेद 74 जो है वो किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद से। और 368 किससे संबंधित है? संशोधन प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, तो नए राज्यों को शामिल करना कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। समानता का अधिकार कहाँ दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है वो कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 111 में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये हमें मिलाना है। तो अनुच्छेद 54 जो है आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है? तो अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 54 की, तो इसका संबंध है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 का रिलेशन किससे है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से आर्टिकल 75। इसके बाद अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 का जो संबंध है वो किससे है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से जो संबंध है ये आर्टिकल 155। आर्टिकल 164 का संबंध तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और एक ऑप्शन और दिया गया है राज्य के विधानसभाओं की संरचना। तो राज्य विधानसभाओं की जो संरचना है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है वो 170 जो है, इससे संबंध है राज्य विधानसभाओं की संरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमें इसको मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 हम सबको पता है कि किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद आर्टिकल 67 ख में किससे संबंधित है? तो 67 ख जो है ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 94। तो अनुच्छेद 94 जो आर्टिकल 94 है वो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 94 जो संबंधित है वो है स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 जो है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय सभा में के उपसभापति को हटाना। तो इस तरीके से ये जो कॉलम हुआ वो सही हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देख ले तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट ये दिया हुआ है कि आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 खा जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 जो है वो स्पीकर को हटाना और 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें इसमें अनुच्छेदों को उसके प्रावधानों से मिलाना है। तो अगर हम इसमें देखें अनुच्छेद 323 क, तो 323 ए में अगर हम देखें तो कौन सा होगा? निर्वाचन, प्रशासनिक अधिकरण, लोक सेवा आयोग के कार्य या लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 323 क की, तो इसका संबंध किससे है? प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो ये हमें पता है निर्वाचन से है। अनुच्छेद 330 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 330 में हमने पढ़ा था कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण कहाँ दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 330 में दिया गया है। और अनुच्छेद 320 में क्या है? तो लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में बताया गया है। तो अभी हमें अगर इसको देखें तो ए का 2 ऑप्शन है, ए का 2। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? तो सी। तो अभी चलते देखते हैं। अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण है, 324 निर्वाचन, 323 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण और 320 जो है वो लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखें तो ये कॉलम है और हमें इसमें मिलाना है। तो अगर हम देखें तो संवैधानिक संशोधन के बारे में हमें कहाँ प्रावधान देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 368 में। वित्त आयोग हमें पता है अनुच्छेद 280। वित्तीय आपातकाल तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 360 में। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 312 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमें यही सेम चीज़ ही करनी है कि इसे मिलाना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहाँ दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148 में दिया गया। वित्त आयोग के बारे में प्रावधान कई बार पढ़ लिया, आर्टिकल 280। प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में जो भी प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 323 क में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान तो अनुच्छेद 315 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो अंतरराज्य परिषद। तो अंतरराज्य परिषद के लिए बोला है आर्टिकल 263 बिल्कुल सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 बिल्कुल सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो कोई भी गलत नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन क्या है? रिजेक्टेड फॉर्मेट में है। चलिए देख लेते हैं इसको, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें बताना है कि किसका सुमेल जो है वो सही है। तो हमें देखें अगर तो सही है बताना है। तो अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में क्या है? न्याय के समक्ष समानता गलत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में है। अनुच्छेद 78 में यहाँ पे संसद का गठन बताया गया है, जबकि आर्टिकल 78 किससे रिलेटेड है? कि इसमें राष्ट्रपति का कर्तव्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को वो जानकारी दे। तो आर्टिकल 78 जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आर्टिकल 192 में क्या दिया गया है? संसद सदस्यों के वेतन, और बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 192 किससे रिलेटेड है? कि जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्यों की जो अर्हताएं एलिजिबिलिटी होती है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 192 में। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 तो आपात स्थिति की घोषणा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो डी ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता के अंत से। अनुच्छेद 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 में क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। तो इस तरीके से हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें क्या करना है? मिलाना है।
तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अनुच्छेद 215, तो अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है? तो अगर हम देखें किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति या उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना। तो 215 किससे रिलेटेड है? उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना जो है वो किस आर्टिकल से? 215 आर्टिकल से। इसके बाद 222 आर्टिकल को अगर हम देखें तो 222 आर्टिकल जो है 222 आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित है? तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, तो ये किससे? आर्टिकल 222 में दिया गया। 226 हमें पता है कि कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति कहाँ दी गई है? तो ये हाई कोर्ट से रिलेटेड रिट निकालने की 226 में। और आर्टिकल 227 में क्या है? सभी न्यायालयों से अधिक के अधीक्षण की शक्ति, तो ये 227 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 241 में दिया गया है। इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है। तो आर्टिकल 239 में क्या है दिया गया था? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 240 में क्या है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति 240 में है। और 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 242 जो है वो क्या है? निरसित था। तो इस तरीके से हमने 239 से 242 तक के सारे अनुच्छेदों को एक बार रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें इसमें जोड़ी मिलानी है। तो अगर हम देखें अनुच्छेद 76 हमने कई बार पढ़ लिया है कि भारत का महान्यायवादी जो है वो आर्टिकल 76 से रिलेटेड है। अगर हम कैग की बात करें आर्टिकल 148 से कौन सा रिलेटेड है? कैग को हम क्या कहते हैं? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद अनुच्छेद 75 एक में देखें तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 131 की, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है जिसे हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विधि की समक्ष या सम्मुख समानता, तो कहाँ कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 14 में दिया गया है। इसके बाद कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने का अधिकार जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो कार्य करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 41 में दिया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां कहाँ दिया गया है? तो ये डीपीएसपी के अनुच्छेद 42 में दिया गया है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 45 में दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि विधि की सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय परिस्थितियां अनुच्छेद 42 में, और शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 45 में दिया गया है। एक नोट है कि बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था क्या की गई है? प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा जो क्रम है वो सही सुमिलित नहीं है? तो अगर हम देखें तो 341 का नागालैंड से संबंधित है, 371 का जो है वो नागालैंड से संबंधित है, 371 खा जो है वो असम से, 371 गा जो है वो मेघालय से। तो जो ये ऑप्शन सी दिया गया है वो क्या है? ऑप्शन सी जो है वो गलत है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें 371 गा जो है वो मेघालय से नहीं मणिपुर से संबंधित है। अभी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो संविधान के भाग 21 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो अगर हम देखें तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में प्रावधान है, 371 का में नागालैंड, 371 खा की बात करें तो असम, 371 ग की बात करें तो मणिपुर, 371 घ की बात करें तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, और 371 अंगा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 च की बात करें तो सिक्किम, 371 छ की बात करें तो मिजोरम, 371 जा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, 371 झा की बात करें तो गोवा, और 371 यहाँ की बात करें तो कर्नाटक। तो इस तरीके से क्या है दिया गया है। तो अगर मतलब हम इसे चाहें तो 371 ए में नागालैंड है, 371 बी में असम है, इस तरीके से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बार आप इसे जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये सीरीज़ आज मैंने इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके बाद हम अनुसूचियाँ और आने वाले चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।